हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। चलो जी, स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें नया चैप्टर अपना सिविक्स का पावर शेयरिंग। ठीक है जी। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। मतलब ये आपने क्लास 9th में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वाइज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, 3-4 चैप्टर करे थे आपने 9th में, को नाम नहीं याद है। जो आपने वो चैप्टर पढ़े थे वो आपके यहाँ काम आएंगे। ठीक है जी। Intelligent sharing of power sharing among a legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy। मतलब यार कोई भी चीज है, अब आपके स्कूल में प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर दिया और अगर टीचर ना माने, टीचर ने स्ट्राइक कर दी, तो भी उस हिसाब से वो चल नहीं पाएगा ना, स्कूल नहीं चल पाएगा ना, बंद हो जाएगा ना थोड़े दिन में स्कूल। ठीक है जी। तो वैसे ही अब लेजिस्लेचर ने कोई लॉ निकाला, लॉ पास नहीं होगा ना। और ऐसे ही अगर उनके बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन और बढ़िया मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे, अगली बार इलेक्शन हार जाएंगे, क्या पता बीच में ही उनकी सरकार रद्द हो जाए। ठीक है जी। तो मतलब एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है जी, ऑल क्लियर। वी स्टार्ट सॉरी, ये बीच में ये कुछ हो रहा है, इसमें दिक्कत। चलो कोई बात नहीं। वी स्टार्ट विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये हमारी ये दो स्टोरीज है, वी बेल्जियम की और श्रीलंका की, जिससे हम ये चैप्टर आगे समझेंगे। मतलब एग्जांपल्स के थ्रू ये दो स्टोरीज है बेल्जियम और श्रीलंका की, जिससे हम पावर शेयरिंग की वैल्यू समझेंगे। ठीक है जी। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों स्टोरी है, मैंने अभी आपको क्या बताया, दोनों स्टोरी हमें मतलब इससे हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी हैंडल करी पावर फॉर पावर शेयरिंग। दोनों जो अलग अलग बेल्जियम और श्रीलंका दोनों कंट्रीज है, ये इनके अभी आगे स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना किसने बढ़िया रास्ता चुना। ठीक है जी। कौन सी कंट्री ने बढ़िया रास्ता चुना। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप में। मतलब कहते हैं कि हरियाणा हरियाणा स्टेट सुना है अपना, हरियाणा भारत का एक स्टेट है जिसमें बहुत ही मतलब बहुत लैंड वाइज वो बहुत छोटा है, यूपी से तो बहुत ही छोटा है। तो बेल्जियम उसके जितनी एक कंट्री है यूरोप में। इट हैज बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। मतलब उसकी जो नेबर कंट्रीज है वो बहुत इकोनॉमिक डेवलप्ड है, बढ़िया कंट्रीज है, नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है जी। मतलब उनका वो पड़ोस 59% इन द 59% इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक्स डच। जो वहां पे मेजोरिटी में लोग हैं 59%, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। फ्लेमिश रीजन के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। ठीक है जी। और जो अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन स्पीक्स फ्रेंच। जो वलोनिया रीजन में रहते हैं लोग, 40% लोग वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। मतलब 59% लोग बोलते हैं आपकी डच लैंग्वेज और 40% लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 1% है बेल्जियंस, वो बोलते हैं जर्मन, वो बोलते हैं जर्मनी। तो मतलब 59% बोलते हैं डच लैंग्वेज, 40% बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और जो बाकी 1% बचा है बिल्कुल ही जो माइनॉरिटी वाले हैं वो बोलते हैं जर्मनी लैंग्वेज। ठीक है जी। आई होप दिस ऑल क्लियर, राइट, यहां तक अब सब कुछ क्लियर होगा आपको। इन द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रुसेल्स, जो उनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, जैसे इंडिया की दिल्ली है तो वहाँ की क्या नाम ब्रुसेल्स है, 80% स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। मतलब जो उनकी कैपिटल है, जैसे इंडिया की दिल्ली है, वहाँ पे उनका कैसा है, वो जो बेल्जियम की ब्रसल्स है, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की ब्रुसेल्स है जो कैपिटल है वहां की देश की, वहां पे क्या है, वहां उल्टा है। वहां मेजोरिटी में आ गए फ्रेंच पीपल, वहां 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच और 20% बोलते हैं डच। ठीक है जी। पूरे देश में क्या है, 59% बोलते हैं डच और 40% बोलते हैं फ्रेंच। ठीक है जी। पर जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहां पे क्या सीन है, वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं, वहां उल्टा सीन है। ठीक है जी। The minority French speaking community was relatively rich and powerful.
तो होती है डच पीपल वालों को। तो इस हिसाब, अब आगे मतलब इस पॉइंट का ये तात्पर्य है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच बोलने वाले हैं वो डच बोलने वाले लोगों से थोड़े रिच है। ठीक है जी। दिस was resented by the Dutch speaking community who got benefit of the economic development and education much later। मतलब ये वही बात मैंने भी आपको, उन्हें जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्हें जेलिसी है कि माइनॉरिटी कर करके जो फ्रेंच पीपल है बोलने वाले वो हर बार बेनिफिट ले लेते हैं एजुकेशन का, मतलब हर जगह कोटा लगा देते हैं माइनॉरिटी का ले लेके और वो रिच हो ही जा रहे हैं। ठीक है जी। The tension between two communities was acuter in Brussels। मतलब अब वो तो क्या नाम वही दिल एक्सक्यूज मी, ब्रसेल्स में ही तो वो 20% है, पूरे देश में तो वो 59% मेजोरिटी में है ना। तो इस वजह से इनकी आपस में थोड़ी लड़ाइयाँ होने लगी, मतलब थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया। ठीक है जी, आसान भाषा में माहौल गर्म हो गया थोड़ा सा इनके पूरे देश में। लाइक अदर नेशन, अब ये कहानी यहाँ रखते हैं, अब पढ़ते हैं श्रीलंका की कहानी। उसके बाद बताएंगे कि इन्होंने बेल्जियम ने क्या करा और श्रीलंका देश ने क्या करा। ठीक है जी। अब दूसरी अपना लाइक अदर नेशन, अब ये श्रीलंका की कहानी शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। भाई अब श्रीलंका हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, वहां पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, हर तरह की मतलब वहां पे पॉपुलेशन है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं। द सिनाला स्पीकर्स आर 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%। जो वहां का श्रीलंका का मेजोरिटी है वो among Tamils there are two subgroups। Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils। The rest, whose forefathers came from India as a population worked during the colonial period, is called Indian Tamils। जो जी जो पहले से ही उसमें है क्या नाम श्रीलंका में, जिनकी 5-6 पीढ़ियां वहीं पल गई, वो तो बोले जाते हैं श्रीलंकन तमिल, मतलब बहुत टाइम से श्रीलंका में ही है। और जो अभी अभी वहां पे मतलब वहां कॉलोनियल पीरियड में गए थे काम के लिए, वहां चाय के बाद बहुत है श्रीलंका में, तो उस टाइम जो नए नए लोग गए थे उन्हें बोलते हैं इंडियन तमिल, जिनको मतलब 1-2 पीढ़ी हुई है अभी, मतलब एक भी पीढ़ी, मतलब जिनकी एक पीढ़ी अभी चल रही है। जो नए नए लोग हैं उन्हें बोलते थे इंडियन तमिल, और जो बहुत पुराने टाइम से श्रीलंका में रह रहे हैं उन्हें बोलते हैं श्रीलंकन तमिल। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मेजोरिटिज्म मेजोरिटरिज्म मेजोरिटिज्म मेजो मेजो मेजोरिटरिज्म मेजोरिटी इन श्रीलंका। ठीक है जी। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ठीक है जी, हमारे 1 साल बाद आजाद हुए थे ये, इन भारत के 1 साल बाद आजाद हुई थी श्रीलंका। ठीक है जी। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। जो सिनाला कम्युनिटी है उनका एक अलग सा, भाई मेजोरिटी में है तो उनकी एक पकड़ थी पूरे देश पे, मतलब एक उनका दबदबा था सिनाला वालों जो सिनाला बोलते थे। In 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। मतलब जी इन्होंने क्या करा श्रीलंका वालों ने, इन्होंने एक्ट निकाल दिया 1956 में कि 1956 में कि सिनाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, तमिल वालों को बिल्कुल कहे टाटा बाय परसेंट थे। ठीक है जी, तो इन्होंने सिनाला को बिल्कुल वो कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। A new constitution stipulated the state shall protect and foster Buddhism। मतलब एक रिलीजन भी उन्होंने वो कर दिया कि बुद्धिज्म जो लोग उन्हें ज़्यादा, मतलब उन्हें ज़्यादा वो मिलेगा राइट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक अच्छा कोटा मिलेगा जो बुद्धिज्म लोग होंगे, जो बुद्धिस्ट होंगे। मतलब बाकी रिलीजन को इन्होंने वो कर दिया, एक रिलीजन को इन्होंने वो ले लिया डिमांड में। All these coming measures coming one after the all these coming measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। भाई देखो जी, अब आपने एक रिलीजन को सारी में वो दे दी,
हक, और एक ही लैंग्वेज को आपने सारा ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, सिनाला को ऑफिशियल कर दिया, और बुद्धिज्म को इन्होंने कह दिया कि यही बस रिलीजन सबसे बढ़िया है हमारे देश का, जो ये होगा इसे बढ़िया बढ़िया हक मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हर चीज में इन्हें हक मिलेगा। ठीक है जी। तो अब लड़ाइयाँ तो होनी थी, मॉल तो गर्म होना ही था, बाकी लोग चुप थोड़ी बैठेंगे, जो वहाँ के और रिलीजन थे, हिंदू थे वहाँ पे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, हर चीज हर टाइप के लोग थे, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई फिर। तो एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। सबके रिलेशन बिगड़ गए, सबकी आपस में लड़ाइयाँ होगी कि भाई तुम तो ऐसे ही, मतलब तुम सिनाला बोलते हो तुम्हें ज़्यादा हक मिलेगा, हम तमिल बोलते हो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आपने माइनॉरिटी के साथ बिल्कुल उन्होंने नाश कर दिया, श्रीलंका वालों ने जो माइनॉरिटी वाले पीपल थे उनके साथ बिल्कुल ही भेदभाव किया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। उन्होंने पार्टीज करी, पूरा स्ट्रगल किया कि हम भी पूरा हक दो, वरना हम भी चुप नहीं बैठेंगे। भाई देख तो लो, मतलब किसी भी स्कूल में पूरा, उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल वर रिपीटेडली डिनाइड। वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, फिर भी उनकी सारी जो डिमांड थी वो बार बार डिनाई करी जा रहे थे। मतलब गवर्नमेंट ने हर बार उनकी जितनी भी वो थी डिमांड, सबको डिनाई करते रहे आखिरी दम तक। The distance between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. इतना करते रहे, फिर आखिरी में सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर में आपको पता ही है क्या होता है। द सिविल वॉर कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। आपस में लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हो गए, देश के ऊपर इतनी कैजुअलिटीज हो गई। मतलब सिर्फ इतनी वजह से गवर्नमेंट को कि एक ही रिलीजन है और एक ही सिनारा लैंग्वेज है, मतलब इतने से, मतलब इतने गंदे डिसीजन की वजह से, सिर्फ एक पता नहीं कुछ टाइम कौन सी सरकार थी, क्या थी, उन्होंने क्या उनके दिमाग में आया और उन्होंने ये डिसीजन लिया, और इतना कर्जा भी हो गया उनके ऊपर, इतने बहुत सारे देश के लोग रेफ्यूजीज बन गए सिविल वॉर में। मतलब यही है, कैजुअलिटीज हो गई देश के ऊपर, बहुत नुकसान हुआ। मतलब एक तरह से उनका ये डिसीजन गलत था। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ आपको बेल्जियम ने क्या किया था। ठीक है जी, बेल्जियम की कहानी सुनो। अब आपको मैंने कहानी बताई, वहां पे फ्रेंच पीपल ज़्यादा अमीर थे, और इस वजह से जो मेजोरिटी में लोग डच वाले बोलने वाले थे तो वो जलते थे उनसे। ठीक है जी। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Here are some of their constitution 4 times, मतलब 4 बार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा 1970 से 1993 में। सो टू एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल टू लाइव एंड टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। क्या ये नहीं कि एक उन्होंने लैंग्वेज, डच लैंग्वेज को उन्होंने वो कर दिया कि भाई ये ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने 4 बार चेंज करा कि देश में पीस बना रहे, देश में लड़ाइयाँ ना हो। इस वजह से उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा। जो चेंज किया वो मैं बताता हूँ आपको। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. ठीक है जी। मतलब उन्होंने क्या करा, द नंबर ऑफ जितने भी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स थे, उन दो इक्वल वैल्यू है दोनों की। ये नहीं कि आप डच बोलते हो तो आपको ज़्यादा हक मिलेगा, ना ना, दोनों की इक्वल वैल्यू है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है जी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। जो अलग 2 रीजन थे ना उनके, जो माइनॉरिटी वाले, क्या नाम, जर्मन बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, तो सेंट्रल पावर की जो पावर्स थी उसको उन रीजन्स को मिली, माइनॉरिटी बोलने वालों को। देख लो जी कितनी बड़ी बात है। ब्रसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो ब्रसेल की गवर्नमेंट थी उन्होंने सेपरेट कर दी अपनी गवर्नमेंट को, उसमें इक्वल उनमें वो मिला, फ्रेंच बोलने वालों को भी इक्वल वैल्यू, और क्या नाम, डच बोलने वाले को भी इक्वल वैल्यू, और जर्मन बोलने वाले को भी इक्वल, सबके लिए। मतलब जर्मन तो 1% थे तब भी उन्हें इक्वल वैल्यू मिली। ठीक है जी। मतलब उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया करा कि देश में सिविल वॉर ना हो, देश में लड़ाइयाँ ना हो।
apart from the central and state government there is a third kind of government, this is community government. मतलब थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि कोई भी अगर माइनॉरिटी वाले लोगों को दिक्कत आती है और किसी को भी दिक्कत मतलब जो दिक्कत आएगी बाद में वो यहाँ पे जाके हो सकता है और उनका हाथ तो हाथ फैसला होगा। देख लो जी, मतलब लड़ाई ना होए तो गवर्नमेंट ने इतनी पीसफुली 3-4 अमेंडमेंट निकाले और देश अपना पीसफुली चलाया। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions। ठीक है जी, उन्होंने यही सबसे बड़ी बात द लीडर मतलब लीडर्स को रियलाइज हो गया था कि जो हमें अपनी यूनिटी देश में अगर चलानी है तो वो एक ही तरीके से चल सकती है, रिस्पेक्ट देके। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी गवर्नमेंट को भी और आगे आपको पूरे यूरोप में भी। तो उन्होंने उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करा, डिफरेंट कम्युनिटीज की और रीजन्स की, 1% वालों की भी नहीं करा, और यूनिटी बनाई रखी देश में। और सबको अपना सब मतलब सबकी लैंग्वेज इक्वल, सब सारे लैंग्वेज बोलने वालों का इक्वल हक था, सबकी इक्वल वैल्यू थी, कोई मतलब बिल्कुल वो नहीं था, सबकी इक्वल वैल्यू थी, सबको इक्वल हक था, उनका वोट भी वो था। और सारी जो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो चाहे लिखते हो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में हर में पूरा आप इक्वल थे सबके लिए। श्रीलंका की तरह नहीं कि उन्होंने सिर्फ सिनाला बोलने वालों को हक दे दिया सारा। ठीक है जी। श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जांपल। देखा श्रीलंका ने कितना गंदा एग्जांपल शो करा हमें। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। ठीक है, जब मेजोरिटी सिनाला की 74% थे, फिर भी मतलब सिनाला लोग 74 थे, फिर भी उन्होंने क्या नाम 18% लोगों की वजह से उन्हें सिविल वॉर हुआ। सबके घर उड़ गए। सब लड़ाइयों में यही तो होता है, किसी भी युद्ध का आपको आज तक असर मिला है? हमेशा युद्ध का आखिरी में युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? नुकसान ही होता है हमेशा युद्ध में। ठीक है जी। अब हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एंड ये लास्ट है लुक एट द सम ऑफ द, ये तो इसी में ही है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये 2 टॉपिक करेंगे हम कल। ठीक है जी, थैंक यू जी।